jainworld.com 25 years of service to Jainism. Jai Hind, everybody. Let's begin with Namo Karmat now. Namo Arihantaram Namo Siddharam Namo Ayariyaram Namo Vajjayaram Namo Loe Savasahuram Eso Panchanamukaro Savapava Panashano Mangalanch Savesim Paramam Havai Mangalam Paramam Havai Mangalam. अपना मेन टॉपिक आज द्रव्य पंचास्तिकाय का है और विनोद जी आप लीड करेंगे इसको. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. जीवम जीवम दवम जिनवर वसहेन जेन निदिष्ठम ते विंद वंद वंदम तम वंदे संवदा शिरसा. तो षट द्रव्य की हम बात करेंगे, पंचास्तिकाय की बात करेंगे और दो द्रव्य जीव अजीव की बात करेंगे और उसके बाद जो है सात तत्व की बात करेंगे और उसके बाद 9 पदार्थों की बात करेंगे. तो ये सारे लिंक्ड है एक दूसरे से और ये लॉजिकली लिंक्ड है सारे. तो उसको समझने के लिए पहले थोड़ी सी बैकग्राउंड, थोड़ी सी एक फ्रेमवर्क हम तैयार कर लेते हैं, क्योंकि वो फ्रेमवर्क एक बार हम कर लेंगे तो आसानी होगी हमें ये सारे समझने के लिए. और यदि फ्रेमवर्क नहीं बना लेंगे हम तो हम थोड़ा सा इधर उधर भटक सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है. तो बिकॉज हमें अपने टाइम का भी वी वांट टू यूटिलाइज ऑप्टिमम. तो एक फ्रेमवर्क कर लेंगे पहले तैयार और उस हिसाब से फिर आगे चले जाते हैं. तो जीवम जीवम दव्वम जिनवर वसहेन जेन निदिष्ठम दे विंद वंद वंदम तम वंदे संवदा शिरसा. तो यहाँ पे क्या कहा है? तम वंदे संवदा शिरसा. तो मैं उनको शीश से नमन करके वंदन करता हूँ. किसको मैं वंदन करता हूँ? देविंद वंद वंदम, जिनको देव इंद्र आदि सब उनको आकर नमस्कार करते हैं, ऐसे उनको मैं नमस्कार करता हूँ. क्या नाम है उनका? जिनवर वसहेन. वसहेन यानी कि वृषभ. वृषभ जिनवर, जिन यानी कि जिन्होंने अपने सारे अंतर शत्रु को जीत लिया, वो जिन है. जिन्होंने चारों कषाय जीत लिए, राग द्वेष को जीत लिया, जिन्होंने चारों घाती कर्म का नाश किया, ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनीय अंतराय, चारों घाती कर्म का जिन्होंने नाश किया, ऐसे जो होते हैं उसको हम जिन कहते हैं, यानी कि अरिहंत. और जिनवर यानी कि जो तीर्थंकर है और आगे चलकर सिद्ध भी बने हैं. तो जिनवर ऋषभ देव को हम वंदन करते हैं
क्यों करते हैं? तो जीवम जीवम दवम जिनवर वस जेन देन निदिठम। तो जिन्होंने हमें जीव और अजीव द्रव्य का ज्ञान कराया, जिन्होंने हमें जीव और अजीव द्रव्य का महत्व समझाया, जिन्होंने हमें ये समझाया कि इसको जानने का क्या महत्व है, ऐसे ऋषभदेव जिनवर को हम वंदन करते हैं। तो दो मित्र बात कर रहे थे, तो बोले यार जीव अजीव है तो जान लिया, जिसमें जान है जो जीव, जिसमें जान नहीं है वो अजीव, इसमें बड़ी क्या बात है। तो वो जो दो दोस्त बात कर रहे थे, तो एक था उसने अपने छोटे बेटे को बुलाया, बोले चिंटू कम हियर। तो चिंटू आ गया, बोले यस डैड। तो जो स्मार्ट बच्चे होते हैं, जो स्मार्ट फादर होते हैं, वो इंग्लिश में बात करते हैं, हिंदी वगैरह में बात नहीं करते। तो स्मार्ट फादर ने उससे पूछा, बोलो जीव। तो उसने ऐसे कह दिया जीव। अरे ऐसे नहीं, जोर से बोलो, जोर से बोलो। तो उसने कहा जीव। फिर उसने कहा बोलो अजीव। उसने कहा अजीव। तो बोलो जिसमें जान है वो जीव। बच्चे ने रिपीट कर दिया, जिसमें जान नहीं है वो अजीव। बेटे को बोला जाओ भागो। बेटा चला गया। फिर अपने दोस्त को कहते हैं देखो यार जीव अजीव तो इतने 2 मिनट में, आधे मिनट में मैंने बच्चे को समझा दिया, उसने भी समझ लिया। इसमें क्या बड़ी बात है कि जीव को डिस्कस करो, अजीव को डिस्कस करो। तो चलिए इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद एक दूसरा क्वेश्चन है। तो दूसरे दो दोस्त डिस्कस कर रहे थे कुंद कुंद आचार्य के एक सूत्र पर। तो कुंद कुंद आचार्य का जो सूत्र है कि जो जीव को जानता है, जो अजीव को जानता है, जो जीव और अजीव को जानता है, और आगे दिया था वो मोक्ष वो धर्म को जानता है वगैरह। तो ये फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को बोलता है अरे यार ये कुंद कुंद आचार्य भी डुप्लीकेट करते हैं। मतलब क्या डुप्लीकेट किया? अरे पहले सेंटेंस में बोला कि जो जीव को जानता है, जो अजीव को जानता है। फिर सेकंड सेंटेंस में बोल दिया जो जीव और अजीव को जानता है। वो तो सेम हो गया ना। पहले में जीव और अजीव को जान लिया, तो दूसरे में क्या कहने की जरूरत है कि जो जीव और अजीव को जानता है ना। तो हमारे मन में भी सवाल आएगा कि क्यों भाई डुप्लीकेट किया है क्या। तो देखिए कि एक आदमी है, एक जवान है, नौजवान है ना। उसकी एक अपनी पर्सनैलिटी है, बहुत हैंडसम है, बहुत डैशिंग है, एक्सपर्ट है, म्यूज़िक उसको अच्छा लगता है, डांस उसको अच्छा लगता है, आउट गोइंग है, सोशल अच्छा लगता है। फिर उसकी शादी हो जाती है। शादी ऐसे लड़के से होती है कि जो उसकी एकदम अपोजिट है। न उसको डांस अच्छा लगता है, न उसको सिंगिंग अच्छा लगता है, न उसको सोशल अच्छा लगता है, न कुछ नहीं। तो अब जब दोनों की शादी हो गई और दोनों की जो कॉमन पर्सनैलिटी है शादी के बाद की, वो टोटली डिफरेंट होगी, है ना। जो आदमी इतना डैशिंग था, शादी के बाद ऐसी शादी हो गई और पार्टनर से, तो उसकी टोटल पर्सनैलिटी अलग हो जाएगी। सेम रिवर्स हम कर लेते हैं कि बहुत डैशिंग गर्ल है, वो एक्सपर्ट है, डांसर है, एकदम वेल नोन डांसर है, संगीत में अच्छी है, एकदम ब्रिलियंट स्टूडेंट और टॉप कंपनी में टॉप प्रोफेशनल है, और उसकी शादी कुछ ऐसे आदमी से हो जाती है कि जिसकी नाक से मक्खी भी नहीं उड़ती। हाँ, तो अब ये दोनों की जो मिक्स मैरिज पर्सनैलिटी है,
वो टोटली डिफरेंट हो जाएगी। तो हम कहते हैं कि रब ने बना दी जोड़ी, है ना। रब ने बना दी जोड़ी तो क्या करे, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है ना। रब ने बना दी जोड़ी तो यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज, इवन दो बोथ आर डैशिंग एंड देयर इंटरेस्ट आर टोटली डिफरेंट, तो वो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो जो जॉइंट मैरिज वाली पर्सनैलिटी है, इट इज टोटली, वो एकदम से अलग है। जो एक डैशिंग यंग मैन की है और डैशिंग यंग वुमन की है, इंडिविजुअल जो पर्सनैलिटी है, उससे दोनों की मैरिज वाली कॉमन पर्सनैलिटी एकदम अलग है। अनप्रेडिक्टेबल है, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये एकदम सिंगर है, अभी मैरिज फंक्शन में गया तो गाएगा कि नहीं गाएगा, बोल नहीं सकते, क्योंकि बीवी डांट देगी, अरे इधर क्या गाते हो, नहीं गाएगा। तो इसी प्रकार से जीव को हम जान लेते हैं, उसकी अलग पर्सनैलिटी है। हम जानते हैं कि भाई अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख, पता है पर्सनैलिटी जीव की। और पुद्गल की पता है स्पर्श रस गंध वर्ण। मगर जो हमारा अस्तित्व है वो जीव और पुद्गल की मैरिज है। तो जीव का जो ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, पुद्गल की जो ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये मैरिज के बाद काम नहीं करती। मैरिज के बाद काम करती है वो कॉमन पर्सनैलिटी क्या है। और देखिए कि मैरिज तो हमारा एक जिंदगी का है ना। यहाँ पे पंडित बोलता है कि 7 जन्म के फेरे लिए है, मगर कोई हस्बैंड और कोई बीवी नहीं चाहेगी कि ये पति और ये पत्नी अगले जन्म में मिले, है ना। दिस इज अ फैक्ट, रियलिटी है ना, वी कैन नॉट डिनाई दिस। तो और हम लोग तो इंडियन बैकग्राउंड से है, इसलिए सेम शादी चलती है ज़िंदगी भर, मगर वेस्टर्न बैकग्राउंड में नहीं, ज़िंदगी भर भी नहीं चलती है। मगर जो कर्म की हमारे साथ, यानी हमारी आत्मा के साथ, हमारे चैतन्य के साथ जो शादी हो गई है, वो तो जन्म जन्मांतर की है। आपको कहीं छुटकारा नहीं है, हर जन्म में वही कर्म शरीर आपको मिलेगा। क्योंकि जैसे आपकी मृत्यु होती है तो आपके आत्मा के साथ आपका कर्म शरीर भी जाता है। तो ऐसे नहीं कि ये जन्म के बाद छुटकारा हो गया, अगले जन्म में अगला कर्म शरीर मिलेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये कर्म शरीर जो है, ये रब ने परमानेंट जोड़ी बना दी। इसमें डाइवर्स का कोई प्रोविजन नहीं है कि डाइवर्स कर दिया, और बिल्कुल नहीं है। तो उसमें एक ही सॉल्यूशन है कि चारों कर्मों का घात करके और फिर बाकी बचे और चारों कर्मों का घात करके जब आप जाओगे, तभी आपका इससे छुटकारा है। तो इसलिए बड़े समझ के साथ, बड़े सोच के साथ आचार्य कुंद ने कहा है कि जो जीव को जानता है, जो अजीव को जानता है, जो जीव और अजीव को जानता है, तो रियल एम्फेसिस इज जीव अजीव की जो रिलेशनशिप है, दैट इज आवर रियलिटी। जो हमारी रियलिटी है कि जीव अजीव की जो कॉमन पर्सनैलिटी है, आज हम वो पर्सनैलिटी है, तो उसकी जो बातें हैं वो हमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो वो डुप्लीकेशन वहाँ पे नहीं है, बड़ी सोच समझ के साथ वो वहाँ पे उन्होंने डाल दिया है। तो चलिए पहले सूत्र पे चले जाते हैं, जीवम जीवम दवम। तो ऋषभदेव तीर्थंकर ने हमें कहा कि जीव और अजीव ये 2 द्रव्य है, केवल 2 ही द्रव्य है। उन्होंने कहा कि केवल 2 ही द्रव्य है और सारा संसार जो है
बस ये दो द्रव्य पे ये है पूरा, दोनों द्रव्य सारे संसार से उसमें व्याप रहे हैं, लोकाकाश जिसे हम कहते हैं। तो सारा लोकाकाश जो है जीव और अजीव से भरा हुआ है, बाकी थर्ड कैटेगरी कुछ भी नहीं। तो आज हम देखते हैं कि बड़े बड़े साइंटिस्ट लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी दूरबीन लगा के बैठे हैं, सैटेलाइट से ऑब्जर्व करते हैं, स्पेस स्टेशन लगा दिया है उधर से ऑब्जर्व करते हैं, अंतरिक्षयान भेजते हैं, है ना, ढूंढ रहे क्या है। तो भगवान आदिनाथ ने पहले क्या, भाई साहब ढूंढो मत, जीव है अजीव है, बस खत्म हो गया काम। सारे लोकाकाश में जीव अजीव। तो जहां पर, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि जहां पर जीव और अजीव है उस एरिया को लोकाकाश हम कहते हैं। तो जीव अजीव उसके बाहर नहीं जा सकते, और उसके बाहर जो है उसको हम अलोकाकाश कहते हैं। तो जीव और अजीव दो, इसमें सारी पृथ्वी का सारा लोकाकाश समाविष्ट हो गया है, उससे और थर्ड नहीं है। मगर फिर आगे चलकर अजीव के 5 भाग और बता दिए। सो दैट इज द सब सेक्शन ऑफ अजीव। तो रियली दो ही द्रव्य है, जीव और अजीव, हायर लेवल पे देखे तो। और फिर अजीव के और 5 डिवीजन कर दिए, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। और जीव जो है उसके तो डिवीजन है मगर वो नहीं किए, तो जीव को समझो जैसे हम कॉपी कर लेते हैं नेक्स्ट रो में, तो जीव को कॉपी कर लिया, अजीव के 5 कर दिए। सो इस प्रकार से ये षट द्रव्य बन गए। तो षट द्रव्य हो गए, हायर लेवल पे 2 है। और फिर पंचास्तिकाय आ गए। तो ये षट द्रव्य जो है ये ग्रुप हो गया है। तो फिर इनकी एक मीटिंग हो गई, षट द्रव्यों की, सोशल गेट टुगेदर। तो उस दिन काल जो था वो बोला कि भाई साहब मैं नहीं आ सकता, जरा आउट ऑफ स्टेशन हो। तो एब्सेंट था 5, ये बैठे हैं उधर। तो 5 कहते यार हम तो आस्तिकाय है, ये काल तो साला एक प्रदेश वाला है, वो हमारे ग्रुप में अच्छा नहीं लगता है ना, इट इज़ और बिलो और डिग्निटी कि ये छोटा आदमी और हमारे साथ। तो उन्होंने अपना एक अलग ग्रुप बना दिया। तो बोले क्या नाम दे, तो बोले हम 5 हैं तो पंच से चालू करेंगे, और हम आस्तिकाय है तो आस्तिकाय कर देंगे। तो उन्होंने एक ग्रुप बना दिया पंचास्तिकाय। तो षट द्रव्य का ही है मगर उन्होंने अपना अलग से ग्रुप बना दिया, है ना। जैसा अपना दिगंबर समाज है उसमें भी अलग अलग ग्रुप बने हैं, है ना। तो इन्होंने ऐसे ग्रुप बना दिया, उन्होंने ऐसे ग्रुप बना दिया, ऐसे ही ये पंचास्तिकाय लोगों ने बोला कि भाई साहब हम हाई स्टेटस वाले लोग हैं, ये काल वाला लो स्टेटस वाला हमें नहीं चाहिए। तो वो पंचास्तिकाय ऐसा एक ग्रुप बन गया। तो 2 द्रव्य जीव अजीव मेन, फिर जीव के जो अजीव के जो भेद किए 5, उसको पकड़कर 6 द्रव्य हो गए, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। और फिर पंचास्तिकाय वालों ने अपना एक अलग बना लिया हाई स्टेटस वाला ग्रुप, तो वो 5 हो गए। तो उसमें काल छोड़ के यानी कि जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, हाँ, तो ये 5 हो गए। ये 5 का एक ग्रुप हो गया। काल को उन्होंने लो लेवल बोल रहा है, यार तुम छोटे आदमी हो, बाहर आ जाओ। तो इस प्रकार से, तो ये इम्पोर्टेंट है कि इसकी जो डिस्कशन हमारे आचार्यों ने की है ये अनेक प्रकार से की है, और ये इम्पोर्टेंट है बैकग्राउंड जानना कि किस किस प्रकार से उन्होंने इसकी चर्चा की है। तो जैसे हमारे दोस्त ने कहा कि अरे मेरे बेटे ने तो वो 2 मिनट में, आधे मिनट में पकड़ लिया जीव क्या है अजीव क्या है। हाँ, तो
ऐसे इतने इजी की बात नहीं है। तो अनेक प्रकार से इन्होंने इसका, तो अभी समझ लो कि 3 लेवल पे उन्होंने डिवाइड किया है कि संक्षेप रुचि वाले जो लोग होते हैं, यानी कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं, है ना। तो हम कहते हैं कि छोटे जो बुद्धिमान लोग हैं तो वो समझ जाते हैं इमीडिएटली, तो उनको संक्षेप से, है ना, कहा जाता है। और मिडल जो अंडरस्टैंडिंग है, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि मध्यम रुचि वाले, वही तत्व थोड़े अलग ढंग से बताने हैं। और एक तो है कि निम्न रुचि वाले, यानी कि डम टाइप ऑफ लोग जो होते हैं। तो यही डिस्कशन जो है षट द्रव्यों का, ये 3 लेवल पे हमारे आचार्य ने किया है। तो हाई लेवल के लोगों के लिए पंचास्तिकाय संग्रह नाम का एक बुक है, उसमें हम पढ़ सकते हैं। फिर लोअर लेवल के लिए मिडिल प्रवचन सार एक ग्रंथ है, और ज़्यादा डिटेल समय सार उन्होंने। तो तीनों में बेसिकली डिस्कशन उसी टॉपिक पे है, बट डिफरेंट स्टाइल में है, डिफरेंट प्रकार से है, डिफरेंट प्रकार के एग्जाम्पल्स लेके है, क्योंकि ये अलग अलग लेवल के लोगों के लिए कैटर करना है। इसलिए इस प्रकार से, और एक अलग प्रकार से उन्होंने किया डिस्कशन। तो उन्होंने कहा कि भाई 5 प्रकार से तो डिस्कशन करने पड़ेंगे, आपको सही ढंग से सारी बातें जाननी हैं। तो एक तो है शब्दार्थ, जो एक शब्द हमने पकड़ लिया, उसका जो अर्थ है उसके लेवल से हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो शब्दार्थ में तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि आचार्य कहते हैं कि भाई वस्तुएं तो अनंत है और शब्द तो बहुत लिमिटेड है। तो इसीलिए एक शब्द जो है अनेक वस्तुओं के लिए उसका यूज होता है। तो एक वस्तु हमने पकड़ ली, उसका अर्थ पकड़ लिया, तो शायद वो सही नहीं होगा, क्योंकि उस एक शब्द के अनेक वस्तुओं के लिए उसका उपयोग होता है। एक उदाहरण ले लेते हैं कि शब्द के झंझट से कैसे हम विनोद जी, एक सवाल है पहले आप। हाँ, ये आपने अस्थिकाय का जो बात चर्चा की, अस्थिकाय क्या है एक्चुअली? हाँ, वो वी विल कम टू दैट, विल कम। हाँ, सो विल कम टू दैट। ठीक है। हाँ, वो मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए लिया कि वो कैसी ग्रुपिंग हो गई, तो इसलिए हाँ, बट वी विल कम टू अस्थिकाय। तो शब्दार्थ हमें कैसे गुमराह कर सकता है? बहुत सिंपल बात लेते थे। तो एक पंडित जी है, वो अपना प्रवचन कर रहे हैं और बैठे हैं लोग उसमें। तो पंडित जी ने कहा कि भाई सिद्ध शिला पे बैठ के अनंत सुखों का उपभोग करते हैं, है ना। तो एक आदमी ऑडियंस में बैठा था, तो उसकी एक बकेट लिस्ट थी। हम सबकी बकेट लिस्ट होती है ना, कि क्या करना है क्या करना है। बेसिकली बकेट लिस्ट क्या होती है कि हमारी जो अपूर्ण इच्छाएं, आकांक्षाएं, तृष्णाएं रहती है, अनफुलफिल्ड डिजायर्स जो रहती है, उसी की एक लिस्ट होती है। सो दैट इज कॉल्ड ए बकेट लिस्ट। तो उसकी भी एक बड़ी बकेट लिस्ट थी। तो जब पंडित जी ने कहा कि सिद्ध शिला पे बैठ के अनंत सुखों का उपभोग करते हैं, तो उसने सुख शब्द को पकड़ लिया और फिर अपनी बकेट लिस्ट उसको जोड़ दी। तो उसने कहा हाँ, मैं सिद्ध हो जाऊंगा तो यार रोज नई कार लूंगा, और
कभी लेक्सस लूँगा, कभी BMW लूँगा, कभी रोल्स रॉयस लूँगा, कभी फेरारी लूँगा। और क्योंकि अनंत सुख मुझे मिल रहा है तो ऐसी बात है कि एक कार में एक बार बैठे तो दूसरे बार नहीं बैठूंगा, फिर नई कार लूँगा। फिर उसके साथ उसने जोड़ दिया, अरे बड़ा मकान लूँगा, मुकेश अंबानी का क्या घर है, उससे बड़ा मैं ले लूँगा, अनंत सुख मुझे मिलने ही वाला है। और फिर बीच हाउस लूँगा, अपना जेट लूँगा, अपना ये करूँगा। और बैचलर था, मैरिज करूँगा मैं तो एकदम क्लियोपात्रा जैसी ब्यूटीफुल गर्ल से मैरिज करूँगा और मुझे मिल जाएगा क्योंकि अनंत सुख मिलने वाला है। सो लाइक दैट उसने एक शब्द सुख पकड़ लिया और सुख की उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके साथ उसने जोड़ दिया। और वहां पे आचार्य बात करते हैं अतीन्द्रिय सुख की और इसने उसको इंद्रिय सुख से जोड़ दिया। तो टोटली गुमराह आदमी हो जाता है केवल शब्दों के तल पर। क्योंकि शब्द क्या है, शब्द वो तो आते हैं एम्प्टी आते हैं, है ना। जैसे कि एम्प्टी एक मग आ गया और शब्द जो है उसमें हम अर्थ डालते हैं जो हमारी औकात है, उस औकात के हिसाब से। औकात यानी कि हमारी नॉलेज जितनी है, जो कुछ पढ़ा लिखा है, जो मेमोरी में पटा है, और उसके हिसाब से हम उसको इंटरप्रेट करके। तो जैसे एक खाली मग आ गया, अमेरिकन के पास चला गया तो कॉफ़ी से भरेगा, ब्रिटिशर्स के पास गया तो चाय से भरेगा, जर्मन के पास गया तो बियर से भरेगा, फ्रेंच के पास गया तो उसमें वाइन डालेगा, सरदार जी के पास गया तो लस्सी डालेगा, है ना। रामदेव बाबा के पास गया तो गोमूत्र डालेगा। तो हर एक जो अपनी कैपेसिटी है, अपनी बैकग्राउंड है, अपनी सोच है, उस हिसाब से शब्द में अर्थ डालता है। तो केवल शब्द के तल पर हम चले जाए तो उसमें अनर्थ होना बहुत पॉसिबिलिटी है। तो इसीलिए आचार्य ने कहा कि शब्दार्थ केवल काफ़ी नहीं, उन्होंने कहा कि नयार्थ भी उसके साथ चाहिए। तो अभी नए क्या है थोड़ा सा हमें समझ लेना है, आगे चलकर थोड़ा सा इसमें भी हम बात करते हैं। और फिर तीसरी बात उन्होंने कही कि मतितार्थ जो है, मतार्थ जो है कि भाई साहब इस पर्टिकुलर ग्रुप का या पर्टिकुलर संप्रदाय का ये कहना है और ये जो हम कह रहे हैं ये उसके मुताबिक नहीं, तो इसके अलग अलग है। तो मतार्थ जो होता है उसके हिसाब से भी उसको एनालाइज करना है। और उससे इम्पोर्टेंट बात जो है कि आगमार्थ जो हमारे आगम ग्रंथों में कहा है, यानी कि केवली पण्णतो धम्मो मंगलम, जो केवली प्रणीत है उसके साथ उसको चेक करना है कि मैंने ये अर्थ निकाला मगर आचार्य कुंद क्या कहते हैं, है ना। दर्शन आचार्य ने क्या कहा, उमास्वाति आचार्य ने क्या कहा, है ना, कलंक देव ने क्या कहा। तो इस प्रकार से जो ओरिजिनल आगम ग्रंथ हमारे है उसके साथ चेक करना है। और फिर भावार्थ, उसका केवल ये नहीं है, तो पूरी सुक्ति जो है उसका क्या भावार्थ है, उस भावार्थ को लेकर। और भावार्थ के 3 लेवल बताए हैं, है ना। भावार्थ की एक लेवल नहीं है, उसमें आ जाते हैं 1 मिनट में। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज जो इसकी एनालिसिस है बहुत डिटेल में है और सही ढंग से डिटेल लेवल पर डीपर हमें अंडरस्टैंड करनी है। तो ये सारी एनालिसिस हो, इसलिए मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड, एक फ्रेमवर्क तैयार कर रहा हूँ ताकि हम आगे चल के जो डिस्कशन करेंगे सबके, तो विल ट्राई टू गो इतने जितने डीपर हम जा सकते हैं उसकी कोशिश करेंगे। क्योंकि
ये सारा जुड़ा हुआ है। जैसे हमने देखा कि जीव अजीव की जो रिएक्शन होने वाली है, जीव अजीव की जो बिहेवियर होने वाली है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए है। क्योंकि हमारी आज की स्थिति प्योर जीव की नहीं है, न अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख में है, पॉसिबिलिटी है। और प्योर जो है स्पर्श रस गंध, वो भी हमारे करप्टेड है। तो दोनों की जो कॉम्बिनेशन है, जीव अजीव की कॉम्बिनेशन, उसको हमें जितना ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकते करना है, ताकि जो प्रॉब्लम्स है उसका सही सॉल्यूशन हम निकाल सकें। तो भावार्थ में 3 लेयर उन्होंने दे दी है कि एक लेयर जो है कि हम बहिरात्मा में बैठकर निकाले, दूसरी लेयर उन्होंने दी कि इसी को आप अंतरात्मा में जाकर जब आप निर्विकल्प ध्यान के करीब होगे उस समय उसका अर्थ निकाले, वो अलग लेवल का अर्थ आ जाएगा। और फिर उसके आगे ऊपर जब आप जो है गुणस्थान में 7वें गुणस्थान 8वें गुणस्थान के लेवल पर जब पहुंचोगे तब उसका अर्थ निकालोगे तो वो आपको अलग अर्थ आ जाएगा। तो ये 3 लेवल में, क्योंकि जितनी हमारी औकात है वैसी ही हमारी उसकी एनालिसिस होगी, है ना। तो एक कंपनी में समझो एक क्लार्क है और इन्फॉर्मेशन आ गई कि वो कंपनी का दूसरे कंपनी के साथ मर्जर हो रहा है, तो जो क्लार्क इन्वॉइसिंग करता है वो क्या सोचेगा, अरे एक वीक में अभी 1000 इन्वॉइस करता हूँ, मर्जर हो जाएगा तो 1500 इन्वॉइस करूँगा, है ना। उसकी उतनी औकात है तो ही विल थिंक ओनली दैट मच। जो मार्केटिंग मैनेजर है वो अलग ढंग से सोचेगा, वो बोलेगा अरे अभी मेरे मार्केटिंग के टारगेट्स बढ़ जाएंगे, मुझे ज़्यादा सेल करना पड़ेगा, ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करने पड़ेंगे, ज़्यादा टेरिटरी कवर करनी पड़ेगी, है ना, और नए नए क्लाइंट से करना पड़ेगा, तो मुझे सारा उसका प्लान करना पड़ेगा। एक सीईओ लेवल जो है वो और अलग ढंग से सोचेगा। वो सोचेगा कि पहले तो सोचेगा मेरी कॉम्पेंसेशन कितनी बढ़ेगी, मेरे को कितने एक्स्ट्रा शेयर मिलेंगे, है ना। फिर सोचेगा कि चलो प्रॉफिटेबिलिटी का क्या करना है, शेयर होल्डर को कितने डिविडेंड देने हैं। तो जैसी अपनी लेवल है उस हिसाब से हम उस सब्जेक्ट को देख लेते हैं। तो इसीलिए भावार्थ में उन्होंने 3 लेयर बना दी कि भाई ये लेयर में आपकी एनालिसिस, बट व्हेन यू गो टू द हायर it will be totally different, and when you go still higher it will be different. तो ये जितने हैं इस प्रकार से एनालिसिस होती है। थोड़ी 1-2 मिनट में नया अर्थ नए क्या है उसको देख लेते हैं। तो एक तो जो है यहाँ पे जो यूज़ होता है, तो द्रव्यार्थिक नय और पर्यार्थिक नय। तो ये द्रव्यार्थिक क्या है, पर्यार्थिक क्या है, जैसे हम डिटेल में जाएंगे वहाँ हम उसको डिटेल डिस्कस करेंगे, बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग हियर। तो द्रव्यार्थिक नय से हम कहते हैं कि उत्पाद व्यय द्रव्य। तो द्रव्यार्थिक नर से क्या है कि हम कहते हैं कि ये द्रव्य कभी नष्ट होने वाला नहीं और ये द्रव्य कभी किसी ने बनाया नहीं। तो ये द्रव्यार्थिक नय से हो गया। और पर्यार्थिक नय से हम क्या कहेंगे कि भाई ये तो बदलने वाला है ना, उसका उत्पाद भी होता है, उसका द्रव्य भी होता है, तो वो बदल रहा है। ये जो है पर्यायार्थिक नय से, तो पर्याय उसके बदल रहे हैं हर क्षण हर समय। और द्रव्यार्थिक नय से वो ध्रुव है, न तो किसी ने बनाया न कोई नष्ट कर सकता है। तो इसलिए नय के हिसाब से डिवाइड करके और फिर उसमें डिटेल एनालिसिस हमारे आचार्यों ने दी है, ताकि वो हमें बहुत गहराइयों से उसका क्लैरिटी आती चली जाए। और दूसरा एक हम यूज़ करेंगे व्यवहार नय और निश्चय नय। तो व्यवहार नय निश्चय नय तो हमें मालूम है कि व्यवहार नय जो है कि जो हमारी ऑर्डिनरी थिंकिंग कैपेसिटी है उस हिसाब से जैसे हमें दिखता है ना,
तो वो व्यवहार नय हो गया। और निश्चय नय जो है कि एब्सोल्यूट ट्रुथ, तो एब्सोल्यूट ट्रुथ के हिसाब से क्या है उसकी, और व्यवहारिक नय यानी कि जो हमारी पांचों इंद्रियों को समझ में आ सकती है वो उस प्रकार से। तो दिस इज रफली a different ways of analyzing जीव अजीव, ये दो द्रव्य या पंचास्तिकाय या षट द्रव्य या सात तत्व या नौ पदार्थ, ये सब में सेम एनालिसिस, सेम एनालॉजी चलेगी। सो दिस इज द फ्रेमवर्क। सो इम्पोर्टेंस ऑफ एनालाइजिंग वी हैव सीन कि हमारी जिंदगी इससे जुड़ी हुई है, जो हम है और जो हमें होना है, इसमें जो है अंडरस्टैंडिंग हमें चाहिए। तो इसका डिटेल एनालिसिस, क्योंकि जीव और अजीव की जो इंटरेक्शन है वही हमारी सच्चाई है ना, हमारी जो करंट बीइंग है। और क्योंकि कर्म शरीर से हम बंधे हुए हैं जन्म जन्मांतर के लिए, और कोई छुटकारा नहीं, कोई ऑप्शन नहीं, तो इसीलिए इसको तो अभी इसको थोड़ा सा हॉल्ट कर लेते हैं और जो भी क्वेश्चन है उसको थोड़ा ले लेते हैं, एंड देन वी गेट इनटू द एक्चुअल डिस्कशन ऑफ द्रव्यस। विनोद जी, एक प्रश्न है। हाँ, जैसे पंडित जी ने प्रवचन दिया 10 लक्षण के टाइम, तो उन्होंने नए के बारे में बताया था। हाँ, तो नए में जैसे उन्होंने बताया मुख्य और गौण। बिल्कुल। सो इट विल डिपेंड ऑन द कॉन्टेक्स्ट वी आर टॉकिंग। राइट, मुख्य है, कौन गौण है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब हम निश्चय की बात करेंगे तो निश्चय मुख्य हो गया और पर्याय और वो जो व्यवहार है गौण हो गया। बिल्कुल, एंड द अदर वे अराउंड। बिल्कुल, एकदम सही है, बिल्कुल सही है। तो इसलिए नए, तो ये हमने यहाँ व्यवहार, निश्चय और द्रव्य पर्यार्थिक लिया, बट बहुत है ऐसे। और कौन मेन है, बिकॉज व्हेन वी आर एनालाइजिंग तो वी हैव टू से दैट ये मेन है, इसके हिसाब से एनालिसिस हो रही है। सो दैट इज करेक्ट। और एक मैंने अभी बात नहीं की, बाद में करूँगा, सप्तभंगी की। सो वो भी यहाँ यूज़ किया है आचार्यों ने, तो वो मैं अभी यहाँ आई डोंट वांट टू ऐड द कॉम्प्लेक्सिटी, बट उसको शायद नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर अप कर लेंगे कि सप्तभंगी की थोड़ी सी क्विक बैकग्राउंड और वो क्यों यूज़ करनी पड़ती है टू गेट द रियल दिग थिंग। सो इसमें एक इम्पोर्टेंट सूत्र हमें याद करना है जो भगवान महावीर ने दिया है कि अपना सच में से जा, है ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट सूत्र है कि हम लोग बैक बर्नर पे रख देते हैं या बिहाइंड द स्क्रीन चला जाता है या बेसमेंट में रख देते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपना सच में से जा, जो भी कहा है, जो भी आप सुनते हो, उसको आप खुद अपनी पर्सनल लाइफ की लेबोरेटरीज में टेस्ट करना है। उसको आत्मानुभूति कहा है। जब तक आपको आत्मानुभूति आती नहीं, भगवान महावीर वेरी ब्लंट है कि जब तक आत्मानुभूति आती नहीं, समझना कि वो कार्य आप कर रहे हो धार्मिक नहीं हो गया, है ना। ही इज वेरी ब्लंट अबाउट इट। तो ये सब हम एनालिस इसलिए करना है कि अपना सच में से जा, जो है उसकी, तो क्योंकि सत्य जो है, भगवान महावीर को सत्य मिला, उनका साक्षात्कार हो गया, वो हमारे काम का नहीं है। एवरीबडी हैज़ टू डू इट इंडिविजुअली। तो वो इम्पोर्टेंट है बात, और इसीलिए इतने डिटेल में जाके हमको एनालाइज करके उसकी आत्मानुभूति की तो लेना है। तो एनी अदर क्वेश्चन? बेसिक क्वेश्चन विनोद जी। हाँ जी, हाँ जी, सबके लिए क्वेश्चन। हम जीव अजीव कितनी बातें करते हैं, इसकी महत्ता क्या है जैन धर्म में? हम क्यों उतना टाइम इसमें लगाते हैं? पहली बात, हाँ, ये छह द्रव्य को क्यों जानना चाहते हैं? बिल्कुल, What is the need? हाँ। तो बहुत सिंपल है कि देखो, हमें हमारी ज़िंदगी का ध्येय क्या है कि जो हमारे जीवन में दुख है, दुख से मुक्ति, ये ध्येय है।
किसी का ध्येय नहीं है दुख से मुक्ति, सबका है ना। सब लोग चाहते हैं कि दुख है, दुख से मुक्ति हो जाए। दुख से मुक्ति कैसे होगी? तो ये जानना पड़ेगा कि दुख कैसे पैदा होता है ना। यू हैव टू फाइंड आउट द रूट कॉज। तो दुख कैसे पैदा होता है ये जानना है। जब दुख कैसे पैदा होता है ये जान लेंगे तो फिर उसकी ट्रीटमेंट क्या है उसकी बात करेंगे। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलता है अरे भाई ब्लड टेस्ट करो, यूरिन टेस्ट करो, ये करो, वो करो, वो करो। फिर वो सब देख के वो बोलता है अरे आपको ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो इसकी ये सॉल्यूशन है ना। तो दुख क्यों होता है इसकी एनालिसिस हमें करनी है और फिर उसके क्या उपाय है। देखिए मेन 2 प्रॉब्लम है। एक तो हमारे जीवन में जो दुख है हम उससे छुटकारा पाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द करंट लाइफ सिचुएशन, ओके, 1 एंड देन वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द लॉन्ग टर्म स्पिरिचुअल, है ना। तो दुख से तो सब लोग चाहते हैं कि दुख से छुटकारा हो और आगे आगे मेरे ज़िंदगी में दुख न आ जाए। तो इसलिए दुख क्यों आते हैं ये रूट कॉज एनालिस करनी है। तो ये रूट कॉज एनालिस करनी है तो जैसे हमने देखा था कि हमारी कर्म शरीर से मैरिज हो गई है, चाहे न चाहे रब ने बना दी है जोड़ी। तो जैसे कर्म विपाक आते हैं उस हिसाब से वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो ये कैसे आते हैं कर्म विपाक, क्यों आते हैं, इसको अंडरस्टैंड करना है तो पुद्गल को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। पुद्गल को जब तक अंडरस्टैंड नहीं करते, उसकी कैरेक्टरिस्टिक को अंडरस्टैंड नहीं करते, जीव की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसको हम अंडरस्टैंड नहीं करते, तो जीव और अजीव ये टुगेदर कैसे बिहेव करेंगे ये अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो इसके लिए ये बेसिक इम्पॉर्टेंट है। तो फिर डिटेल में जाके आगे आचार्य हमें एक्सप्लेन करते हैं कि भाई मोहनीय कर्म का उदय कैसे होगा, क्यों होता है, कहाँ से होता है, क्या हमने किया होगा इसलिए होता है, और उसका जो उदय हो गया या ज्ञानावरण दर्शनावरण का हो गया तो उसके इम्पैक्ट कम कैसे करे, है ना। ये सारी बातें आगे बताई है, मगर उसको समझने के लिए ये जीव और अजीव की इंटरेक्शन जाननी बहुत ज़रूरी है। तो इसमें पुद्गल और जीव इसका ज़्यादा मेन रोल होता है और काल का, और धर्म अधर्म आकाश जो है दे आर सॉर्ट ऑफ देयर टू फैसिलिटेट ऑल दिस थिंग्स हैपनिंग। हाँ, तो सपोर्ट द होल यूनिवर्स। हाँ, सो बेसिक मुझे क्वेश्चन था। हाँ जी, बेसिक कि जो अपना जो जीव है उसको भी हम द्रव्य बोलते हैं क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि मेरा ऐसे था कि द्रव्य इज ओनली नॉन लिविंग थिंग। नो 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 नो। अच्छा, हाँ, तो द्रव्य उमा जी द्रव्य जो आप सोच रहे हैं वो पुद्गल है, अजीव और हाँ, वो पुद्गल है, अजीव नहीं है, वो जीव भी एक द्रव्य है। हाँ हाँ जी, ये सारे द्रव्य है, जीव द्रव्य पुद्गल नहीं है, जीव द्रव्य है। अच्छा, हाँ, और विनोद, और हम द्रव्य की डिटेल डेफिनेशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों जीव द्रव्य है। तो द्रव्य की डिटेल डेफिनेशन हम बने देखेंगे। हाँ सुनिए, let me hold it. हाँ, The confusion generally comes between the word dravya and pudgal. People think they're same material. no they are not same. They are not. They are not same. हाँ, It should be very clear. correct. They are different. हाँ हाँ, देखिए जो द्रव्य होता है ना वो गुण व पर्याय वाला होता है और पुद्गल नहीं होता है ना भाई साहब? नहीं बिल्कुल, जो द्रव्य है वो गुण व पर्याय वाला होता है। गुण पर्याय ठीक है, वो सूत्र है वो तत्व सूत्र का, लेकिन जो जीव है और पुद्गल है वो दोनों ही द्रव्य हैं। अब जैसे विनोद जी ने कहा, जब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे ना तब क्लियर हो जाएगा द्रव्य में कौन कौन आता है। द्रव्य में जीव भी आता है, पुद्गल भी आता है, दोनों आते हैं। बट जनरली क्या होता है, कंफ्यूज करते हैं द्रव्य को और पुद्गल को। हाँ बिल्कुल, कंफ्यूजन इसलिए आता है कि हम शब्द पे अटके हुए हैं
तो दोनों का अंग्रेजी मीनिंग मटेरियल। हाँ, तो क्योंकि हम कहते हैं कि भाई हम अष्टद्रव्य चढ़ा रहे हैं, है ना, तो अष्टद्रव्य तो सारी फिजिकल चीजें हैं, तो द्रव्य शब्द को हमने अष्टद्रव्य से जोड़ दिया है या किसी और से जोड़ दिया है, तो इसीलिए कंफ्यूजन आती है। तो इसीलिए उन्होंने केवल शब्दार्थ पे नहीं, वो 5 जो दिए हैं डिवीजन, वो सारे 5 से हमें एनालाइज करके फिर उसको डिसाइड करना है। एनी अदर क्वेश्चन? आप जो बोल रही हैं वो आप म्यूट पे हैं। मैं सॉरी, नहीं जो आपने वो 3 ग्रंथ बताए ना, हाँ। टू अंडरस्टैंड ये पंचास्तिकाय, तो एक तो पंचास्तिकाय ग्रंथ है, हाँ। समय सार है, और तीसरा कौन सा था? प्रवचन सार है। बट हाँ, मगर ये षट द्रव्य को जानने के लिए पंचास्तिकाय, द्रव्य संग्रह और जैन सिद्धांत प्रवेशिका, ये 3 ग्रंथ पढ़ने हैं। ये शायद आपको जैन वर्ल्ड में हिंदी सेक्शन में मिल जाएंगे मोस्टली, आई डोंट रिमेम्बर। वो फिर से रिपीट करेंगे। जैन क्या? जैन, देखो, पंचास्तिकाय, द्रव्य संग्रह और जैन सिद्धांत प्रवेशिका, और कभी उसको प्रवेशिका भी कहते हैं। अच्छा, ये 3 जो है वो वेरी गुड फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस। ओके, हाँ जी, हाँ जी। मोस्टली आई डोंट रिमेम्बर, बट आई थिंक जैन वर्ल्ड हिंदी पे मिल जाएंगे आपको। मराठी में तो है डेफिनेटली, आई रिमेम्बर, बट हिंदी बिकॉज देर आर 800 ग्रंथास, सो आई डोंट रिमेम्बर हाउ मेनी विच इज़ वेयर, ओके। बट वहाँ देख लो आप, मिल जाएंगे। दिस इज अ गुड टाइम टू आस्क बेसिक क्वेश्चंस, हाँ। लेमन क्वेश्चन। बिल्कुल। अगर किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन है जो कि विदाउट गोइंग इनटू हाई लेवल, सिंपल बेसिक क्वेश्चन, let's bring it out. Yes, yes, please, because then from next lecture onward we are going to really jump into the sea, you know, फिर we are not going to be able to come back to the beach. हाँ, तो अभी जो पूछना, इसलिए ये अलग सेशन मैंने इसलिए किया कि भाई वी नीड टू हैव राइट पर्सपेक्टिव कि व्हाट इज इन स्टोर एंड हाउ वी आर गोइंग टू हैंडल इट, है ना। और फिर साथ में बता दीजिए कि 6 द्रव्य क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। नहीं से, हाँ तरफ बढ़ने के लिए, हाँ, अभी तो बताया। मोक्ष की तरफ बढ़ने के लिए। आपको क्लियर है कैसे बढ़ेंगे? ये सब जो नहीं क्लियर नहीं है, कैसे पढ़ेंगे? नहीं, मेरे को क्लियर नहीं है, इसलिए पूछ रहा हूँ। देखो, इसमें जो मुझे पता है बताया था क्यों पढ़ रहे हैं। जो अभी हमने कुछ द्रव्य का बेसिक नहीं पढ़ा है, तो हमने बेसिक नहीं पढ़ा तो हमें उसकी डेफिनेशन नहीं पता द्रव्य होता क्या है। और जब तक हमें ये नहीं पता द्रव्य क्या होता है और ये 6 द्रव्य क्या है, तब तक हमें पता नहीं लगेगा कि हमारे अंदर कितनी शक्ति है, हमारी आत्मा में कितने गुण हैं और हम उनको कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, और हम कैसे अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं, और हमारे अंदर कितनी पावर है, हम कितने इंडिपेंडेंट हैं। अभी हमें लगता है हम उद्गल परमाणु, या अब से अभी हमें टीवी चाहिए या हमें आईपैड चाहिए या कुछ है, तो अभी हम उसके पराधीन हैं कि हमें उसके बिना, या मोबाइल, हाथ में मोबाइल चाहिए हमेशा, राइट, उसके बिना हम रह नहीं सकते। तो ये बताता है कि हम कितने इंडिपेंडेंट हैं, कि कोई हमारा कुछ नहीं करता, ना हम किसी का कुछ करते हैं। और जब हम ये डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसके बाद हम इनको जैसे गहराई में जाएंगे, जैसे विनोद जी ने कहा अगली बार, तो उससे पता लगेगा कि हमारे अंदर कितनी शक्तियां हैं, कितनी पावर है, जितना मैं जानता हूँ। मेरा जो थिंकिंग है, इन द्रव्यों को जानने से आपको पता लगेगा कि आपकी दुनिया कैसी चल रही है। अभी तो सब लोग कहते हैं भगवान चला रहा है, हमारे धर्म में भगवान है ही नहीं। तो इन द्रव्यों के गुण को जानकर ही पता लगेगा कि ये दुनिया कैसे चल रही है, ये दुनिया कौन गवर्न कर रहा है, हाउ इट्स वर्किंग। दैट इज माय टेक।
That's why it's important to know about these 6 dravya. Their qualities, properties, and everything we know about them, then we can project and think. Yeah, I think we should wait for next lecture. I think these questions will clarify. विनोद जी आप बताइए इसको. हाँ जी, हाँ जी. They will clarify. नहीं, हाँ बिल्कुल है. सो दिस इज़ वन आस्पेक्ट ऑफ दैट, one reason why we have to study, but more important, second reason is to find out why you are doing what you are doing, you know, and who you are, what is your real personality, and why you do what you do. You don't want to do so many things. हमको ये नहीं है कि ये नहीं करनी है, ये नहीं करनी है. बहुत है ऐसी लिस्ट होती है कि ये नहीं करना है, ये, बट हम करते चले जाते हैं. ये क्यों हो रहा है? और मेरी क्या रियल पर्सनैलिटी क्या है हम नहीं जानते. जैसे भगवान महावीर कहते हैं कि आदमी बहुत चित्तवान है ना. अभी आजकल मॉडर्न साइकोलॉजी कहते हैं वी आर पॉलीसाइकिक, बट भगवान महावीर ने 2500 ईयर्स बैक कह दिया था कि हम एक पर्सनैलिटी नहीं, हम मल्टीपल पर्सनैलिटी बंडल्ड इनटू वन. तो इसलिए हमारी रियल पर्सनैलिटी क्या है ये हमें पता ही नहीं चलता. कभी हम अच्छे बनते हैं, कभी हम बुरे बनते हैं, कभी मीडियोकर बनते हैं, कभी डेडिकेटेड बनते हैं, यू नो, कभी मोटिवेटेड होते हैं, कभी अनमोटिवेटेड होते हैं, कभी सेल्फिश बनते हैं, कभी उदार बन जाते हैं. तो ये ऐसे हम लोग एक कठपुतली की तरह क्यों बिहेव करते हैं? दिस इज़ द फंडामेंटल क्वेश्चन. और कैसे मैं ये कंट्रोल अपने हाथ में ले लूँ कि जो मुझे करना है, जो मुझे बनना है वो मैं बन सकूँ, वो कैसे करना है. तो ये सारे, जैसे हम 7 तत्वों में चले जाएंगे तो वहाँ पे ये सारे डिटेल में आ जाएगा कि बंध कैसे बनते हैं. तो 7 तत्वों में जो है कि बंध है, आश्रव है, यू नो, निर्जरा है, वो सारे जो है संवर है. तो ये कैसे चलते हैं, ये क्यों, क्या है. सो दैट ये जो है वो हमें एक्सप्लेन करेंगे कि हमारी बिहेवियर जो हो रही है ऐसी क्यों होती है. इसको यदि हमको मॉडिफाई करनी है, इसको रिफाइन करनी है, इसको अच्छी बनानी है तो क्या करना है. तो वो सारा समझने के लिए पहले जीव अजीव, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो कैसे चलते हैं, क्या होता है, ये फंडामेंटल जानने ज़रूरी है. तो जैसे मैथमेटिक्स में है कि भाई सडनली किसी को आप बोल दो कि इंटीग्रेशन सॉल्व करो, तो यदि उसको फंडामेंटल्स नहीं मालूम तो इंटीग्रेशन नहीं सॉल्व कर सकेगा. उसको दे दिया है डिटर्मिनेंट का प्रॉब्लम है, सॉल्व करो, वेक्टर अलजेब्रा सॉल्व करो, तो नहीं कर सकेगा. तो उसके लिए फंडामेंटल्स जो है सॉलिड उसके होने चाहिए. तो मैथमेटिक्स में तो हम कहते हैं कि जब तक फंडामेंटल्स आपके क्लियर नहीं, आगे जाके आप लड़खड़ाओगे. इंटीग्रेशन और डिटर्मिनेंट, वेक्टर अलजेब्रा सॉल्व करने की बात ही छोड़ दो, भूल जाओ. तो इसी प्रकार ये फंडामेंटल्स है, ये क्लियर होते जाएंगे तो आगे जो हाईली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है हमारे ज़िंदगी के, कि हमारी ज़िंदगी में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, मेरी रियल पर्सनैलिटी क्या है, मैं कितना सुधर सकता हूँ, कैसे सुधर सकता हूँ. और ज़िंदगी के दुख तो सबको है कि मिट जाए, ये तो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, मगर कहने से नहीं मिटेंगे. तो कैसे दुख आते हैं इसकी अंडरस्टैंडिंग आनी है, उसको रोके कैसे, है ना. तो संवर कैसे लाए, है ना. संवर लाने की ट्रिक्स तो संवर कह के नहीं आएगी. तो इसलिए 12 तत्व बोले हैं, उसकी क्या रिलेशनशिप है, ये सारी अंडरस्टैंडिंग करने के लिए षट द्रव्य का नॉलेज होना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. बाकी सारे आगे जो दिए हैं 14 गुणस्थान हैं, जब तक ये षट द्रव्य अंडरस्टैंड नहीं होंगे तो वो कैसे प्रोग्रेशन होती है गुणस्थानों में हमें अंडरस्टैंड नहीं होगी. क्योंकि बेसिकली जो है कि कर्म और चेतन शक्ति की जो इंटरेक्शन है वो आगे सब जगह रिफ्लेक्ट होती है. तो उसको डिटेल में अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. और कोई सवाल है? नेक्स्ट वीक क्या लेंगे आप इसी टॉपिक में? हाँ, तो नेक्स्ट वीक तो विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग ईच ऑफ द द्रव्य. सो जीव है, अजीव है. अजीव में तो हम पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश काल, इसकी डिटेल डिस्कशन करेंगे. और इसकी बहुत डिटेल डिस्कशन है.
है ना। जो अपने फ्रेंड ने स्टार्टिंग में कहा कि जिसमें जान है वो जीव है, जिसमें जान नहीं वो अजीव है, वो ठीक है बच्चों के लिए, बट बहुत डिटेल में इसकी डिस्कशन है, तो हम वो सारी विल ट्राई टू कवर एज मैनी, यू नो। सो नेक्स्ट टॉपिक में वी आर गोइंग टू गो इन डिटेल, एंड इन द थर्ड लेक्चर विल कंटिन्यू एंड ट्राई टू कंक्लूड, यू नो। तो 3 लेक्चर में आई थिंक वी शुड हैव फेयरली ए गुड अंडरस्टैंडिंग, वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि क्लैरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। इसमें कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी हमें आनी चाहिए। वो याद तो हो जाएगा शब्द, उसमें है ना, जैसे कि मैथमेटिक्स में तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है तो कुछ नहीं होता है, दे कैन नॉट डू। तो इसमें हमारा फोकस रहेगा कि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी जो है वो हम समझे कि भाई पर्याय क्या होता है ना। तो विल ट्राई टू गो इन डीपर। परिणाम क्या होता है, यू नो, भाव क्या होता है, यू नो, एक एक शब्द जो है उसकी हम डेफिनेशन करते चले जाएंगे, उसके एग्जाम्पल लेके थोड़ा डीपर अंडरस्टैंडिंग करते जाएंगे, तो जो कॉन्सेप्ट्स है, यू नो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो फिर आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, तो वी कैन यू नो गेट along very fast. So this is the framework we have created so that we have a proper expectation, we set our expectations right, है ना, कि भाई ऐसे नहीं कि वो फटाफट 2-4 शब्द याद कर ले और कह दिया कि षट द्रव्य का हमारा स्टडी हो गया, यू नो, दैट इज़ वन वे ऑफ डूइंग इट, बट उसमें कोई फ़ायदा नहीं है और जितना भी टाइम वो सारा वेस्ट है, इज माई ओपिनियन। जो हमें करना है तो इसके कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने हैं ताकि जो फर्दर डिटेल डिस्कशन है आगे का कॉम्प्लेक्स, अभी हम उसको अंडरस्टैंड कर सके। jainworld.com 25 years of service to Jainism.